मैं राजकुमार आप सभी का यंग इंडिया क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। प्रश्न है इटली का एकीकरण। आप देख सकते हैं कि यह प्रश्न हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। वर्ष 2019 से लेकर 2024 तक हर बार ये प्रश्न पूछा जाता है। तो आज बहुत ही बिल्कुल आसान भाषा में हम ये प्रश्न जानने वाले हैं। तो देखिए प्रश्न है किससे संबंधित, इटली के एकीकरण से संबंधित। आप पहले देख सकते हैं ये 19वीं शताब्दी का इटली है जो कई राज्यों में विभाजित है और ये आपका वर्तमान इटली है। तो जो ये इटली है, इस इटली से जो वर्तमान इटली का जो एकीकरण कैसे हुआ, इस इटली पर कौन कौन से राजाओं का अधिकार था और फिर कैसे उन राजाओं को वहाँ से भगाया गया और आज के वर्तमान इटली का निर्माण हुआ, हमें ये प्रश्न में जानना है। तो इटली का एकीकरण, इस प्रश्न को हम 4 पार्ट में पढ़ेंगे। एकीकरण से पूर्व की स्थिति क्या थी, जोसेपी मैजनी का क्या योगदान था, काबूर का योगदान क्या था और जोसेपी गैरिबाल्डी का क्या योगदान था इटली के एकीकरण में। तो सबसे पहले देखते हैं हम एकीकरण से पूर्व की स्थिति। इटली का एकीकरण विद्यार्थियों आपको याद रखना है 1859 से लेकर 1870 के मध्य हुआ था क्या, इटली का एकीकरण। 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। अब आप ध्यान रखेंगे कि 19वीं सदी के मध्य में इटली कितने पार्ट में डिवाइड था, 7 पार्ट में डिवाइड था। कितने पार्ट में, 7 पार्ट में। अब आप देख सकते हैं कि जो ये इटली है, इस इटली को 19वीं सदी के मध्य में ये कितने पार्ट में विभाजित था, 7 पार्ट में, 7 राज्यों में। सार्डिनिया पिडमोंट यह एकमात्र ऐसा राज्य था जहां इतालवी राजघराने का शासन था। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो ये आपका कौन सा स्टेट है, ये आपका सार्डिनिया पिडमोंट है जो कि 2 जगह पर स्थित थे, सार्डिनिया पिडमोंट। इस ही एक राज्य में बस इतालवी राजघराने का शासन था। इसका मतलब क्या है, सिर्फ 7 राज्यों में से एक राज्य में इटली के ही राजा का शासन था और बाकी के जो 6 राज्य हैं उन पर विदेशी शक्तियों का शासन था। कि जो इटली है वह 19वीं सदी के मध्य में 7 राज्यों में विभाजित था और जो सार्डिनिया पिडमोंट है यह एकमात्र इटली का राज्य था जिस पर इटली के ही राजघराने का शासन था। अब देखिए जो ये पूरा इटली है, इन 2 भागों को हम छोड़ दें, जो सार्डिनिया पिडमोंट है इस पर इटली के ही राजा का अधिकार है और जो बाकी का इटली है, इस बाकी के इटली को भी हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कितने भागों में, 3 भागों में। ये क्या होंगे आपके, उत्तरी इटली, मध्य इटली और आपका दक्षिणी इटली। अब देखिए जो ये उत्तरी इटली है, इस उत्तरी इटली पर किसका शासन था, इस उत्तरी इटली पर था ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्गों का शासन। इस पर ऑस्ट्रिया के जो हैब्सबर्ग शासक थे उनका इस पर अधिकार था। और जो मध्य इटली है ये क्या था आपका, ये था आपका मध्य इटली। इस पर पोप का प्रभाव था और ये फ्रांस के अधीन था। किसके अधीन था, ये फ्रांस के। और जो दक्षिणी इटली है और जो सिसिली है, इस भाग को क्या कहते हैं हम, दक्षिणी इटली और सिसिली, 2 सिसिलियों का राज्य कहा जाता था इसे। इस पर किसका अधिकार था, यहाँ स्पेन के बूर्बो राजाओं का नियंत्रण था। तो देखिए जो ये भाग है इस पर किसका अधिकार था, स्पेन का। किसका, स्पेन का। और इस पर ऑस्ट्रिया का और इस पर फ्रांस का। अब जो ऑस्ट्रिया, फ्रांस और जो स्पेन के राजाओं से जो इटली के राजा का जो युद्ध हुआ, किस प्रकार से उन्हें विदेशी शासकों को वहाँ से पराजित करके भगाया गया और इन राज्यों को किस प्रकार से इटली में मिलाया गया, यही सभी इसी को क्या कहते हैं हम, इसी को कहते हैं हम इटली का एकीकरण। अब जानेंगे हम जोसेपी मैजनी का क्या योगदान था। देखिए 1830 के दशक में जोसेपी मैजनी ने इटली को एकजुट करने का सपना देखा। देखिए मैजनी कहें या मेजनी कहें एक ही नाम है। जो जोसेपी मैजनी है इसने सबसे पहले 1830 के दशक में इटली को एक करने का सपना देखा था और इटली के एकीकरण को पूर्ण करने के लिए, अपने सपने को साकार करने के लिए इसने 2 संगठन बनाए और ये दोनों संगठन काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, पेपर में पूछे जाते हैं। आप ध्यान रखेंगे कि जो यंग इटली है और जो यंग यूरोप है, यंग इटली और यंग यूरोप नामक संगठन किसने बनाए थे, आप बताएंगे, जोसेपी मैजनी ने। वह इटली में गणतंत्र की स्थापना करना चाहता था लेकिन 1831 और 1848 के क्रांतिकारी विद्रोह असफल रहे। मतलब जो जोसेपी मैजनी था इसने 1831 में और 1848 में इटली में क्रांति की थी इटली के एकीकरण के लिए, लेकिन इसकी दोनों ही क्रांतियां क्या रहीं, असफल रहीं। इसके बाद
इटली को एकजुट करने की जिम्मेदारी जो सार्डिनिया पिडमोंट के राजा कौन थे, विक्टर इमैनुअल द्वितीय और उसके प्रधानमंत्री काबूर पर आ गई। तो अब पढ़ेंगे कि जो विक्टर इमैनुअल द्वितीय का प्रधानमंत्री काबूर, इस काबूर ने किस प्रकार से इटली के एकीकरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। काबूर का योगदान, सबसे पहले आप याद रखेंगे कि जो काबूर कौन है, ये सार्डिनिया पिडमोंट का प्रधानमंत्री था। कौन था ये? प्रधानमंत्री। इटली के एकीकरण का मुख्य नेता बना और ये बाद में क्या हुआ, जो इटली का एकीकरण हुआ था उसका ये मुख्य नेता बन गया। उसने फ्रांस के साथ एक समझौता किया। ये प्रश्न पूछा जाएगा कि किस क्रांतिकारी ने फ्रांस के साथ एक समझौता किया, तो कौन था? वो था काबूर। और उसने फ्रांस की सेना को साथ लेकर और सार्डिनिया पिडमोंट की सेना को साथ लेकर उसने क्या किया, उसने ऑस्ट्रिया को हरा दिया। कब हरा दिया? 1859 में। और इस प्रकार से इस जीत से उत्तरी इटली के हिस्से एकीकृत हुए। अब जो ये ऑस्ट्रिया के कब्जे में क्षेत्र था, इस पर किसका अधिकार हो गया? इस पर इटली का अधिकार हो गया। और देखिए जो ये मध्य इटली के राज्य हैं, इनको भी वहां पर मतदान करा के उन्हें भी इटली में मिला लिया गया। अब जो दक्षिणी इटली है, इसका किस प्रकार से एकीकरण हुआ, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जोसेपी गैरिबाल्डी का योगदान, जो जोसेपी गैरिबाल्डी, इसका भी योगदान था किसमें? इटली के एकीकरण में। जोसेपी गैरिबाल्डी इटली के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। ध्यान रखेंगे, जोसेपी गैरिबाल्डी कौन है? ये इटली के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। वह एक नाविक था और तटीय व्यापार में उसका परिवार शामिल था। मतलब वो एक नाविक था और वो समुद्री व्यापार करता था। 1833 में मेत्सनी से मुलाकात के बाद वह यंग इटली आंदोलन से जुड़ा। ये प्रश्न पूछा जा सकता है पेपर में कि जो जोसेपी गैरिबाल्डी है वो यंग इटली से कब जुड़ा, तो आप बताएंगे कब जुड़ा था? 1833 में। अब जो 1860 में गैरिबाल्डी ने दक्षिण इटली की तरफ रेड शर्ट्स नाम की एक सेना का नेतृत्व किया। अब ये रेड शर्ट्स क्या हैं? जो गैरिबाल्डी के अनुयायी थे वह रेड शर्ट पहनते थे, इसलिए उनके अनुयायियों को क्या कहा जाता था? रेड शर्ट्स कहा जाता था। अब रेड शर्ट्स में कौन थे? ये सेना छोटे किसानों और स्वयं सेवकों से बनी थी। रेड शर्ट्स में कौन थे? किसान थे और स्वयं सेवक थे। उन्होंने दक्षिणी इटली में स्पेनी शासकों को हरा दिया। अब देखिए जो ये क्या था आपका, ये था दक्षिणी इटली, जिसे सिसिली भी कहा जाता था। यहाँ जो स्पेन के शासक थे, उन स्पेन के शासकों को क्या कर दिया? हरा दिया। और ये किस में शामिल कर लिया गया? इटली में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर में पूछा गया है। 1861 में विक्टर इमैनुअल द्वितीय को पूरे इटली का राजा घोषित किया गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। जो विक्टर इमैनुअल द्वितीय को पूरे इटली का राजा कब घोषित किया गया था? 1861 में। रोम और अंतिम एकीकरण, देखिए 1867 में गैरिबाल्डी की सेना ने रोम पर कब्जे करने की कोशिश की, लेकिन वहां फ्रांसीसी और पीपल सेना के सामने हार गए। देखिए यहाँ स्थित था आपका क्या? रोम। इस रोम पर 1867 में गैरिबाल्डी ने आक्रमण किया, लेकिन वहाँ जो पेपल और फ्रांस की सेना थी, उन दोनों ने मिलकर क्या कर दिया? गैरिबाल्डी को पराजित कर दिया। अब 1870 में क्या हुआ? जो फ्रांस है, इस फ्रांस का युद्ध हुआ किसके साथ? प्रिस्सा के साथ। और इस युद्ध के दौरान फ्रांस ने रोम से अपनी सेना हटा ली। अब यहाँ जो फ्रांस की सेना थी, वो फ्रांस की सेना कहाँ चली गई? वो प्रिस्सा लड़ने चली गई। अब रोम में कोई सेना नहीं थी, तो इसी के बाद क्या कर लिया गया? रोम को भी इटली में शामिल कर लिया गया। इस प्रकार इटली का एकीकरण पूर्ण हो गया। तो विद्यार्थियों, आपको बहुत ही आसान भाषा में ये समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ। इस वीडियो में यूज की गई पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और बेहतर वीडियो के साथ।